ठीक है, बात करेंगे वेट बैलेंस की। वेट बैलेंस, तराजू। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉस ऑफ मोशन पढ़े थे और मास और वेट के बारे में पढ़ा था। मास और वेट के बाद एक पेज छोड़ेंगे और उसके बाद वेट बैलेंस हेडिंग डालेंगे। वेट बैलेंस, तराजू, वजन नापने की मशीन होती है। ये रही वेइंग मशीन, ज़मीन पे रखी है वेइंग मशीन। तुम आ गए, इस पर खड़े हो गए, तुमको अपना वजन नापना था, तुम इस पर आके खड़े हो गए। तुम्हारा मास m है, m है तुम्हारा मास। तुम इस पे वजन नापने के लिए आके खड़े हो गए। तुम्हारा मास m है तो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ खींचेगा। और चूंकि तुम्हारा और वेइंग मशीन का कांटेक्ट हो रहा है, तुम्हारे पैर और वेइंग मशीन के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स तुमको पुश करेगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और तुमको पुश करेगा नॉर्मल फोर्स n। ये नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन तुम्हारे पैरों पे लगाएगा और तुम्हारे पैर वेइंग मशीन पे इसका रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन NR, नॉर्मल, इस नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये फोर्स वेइंग मशीन तुम्हारे पैरों पे लगाएगा, ये फोर्स तुम्हारे पैर वेइंग मशीन पे लगाएंगे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो तुम जब इस पे खड़े हुए तो इसका मतलब कि तुमने वेइंग मशीन पे NR फोर्स लगाया, NR न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये फिगर बनाओ और ध्यान से दिखाना है यहाँ पर कि ये वाला फोर्स जो है तुम्हारे पैर पे लगा और ये वाला फोर्स तुम्हारे पैर ने वेइंग मशीन पे लगाया, ये वाला फोर्स। ठीक है, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। ये फिगर ड्रॉ करके इसके नीचे दो स्टेटमेंट लिखो। लिखो फोर्स अप्लाइड ऑन वेइंग मशीन, फोर्स अप्लाइड ऑन वेइंग मशीन NR न्यूटन, फोर्स अप्लाइड ऑन वेइंग मशीन NR न्यूटन था। तो जो भी वजन नापने वाली मशीन होती है वो क्या करती हैं, जो फोर्स उस मशीन पे लग रहा है उस फोर्स को G से डिवाइड कर देती हैं, उस फोर्स को G से डिवाइड कर देती हैं और किलोग्राम के टर्म्स में शो करने लगती हैं। NR क्या है, NR की यूनिट क्या है, न्यूटन, ये फोर्स है। और NR/G क्या है, मास, ये किलोग्राम में जो शो करता है। हमको हमारा वजन 640 न्यूटन नहीं शो करता है, 64 kg शो करता है, 64 kg। ठीक है, kg के टर्म्स में G से डिवाइड करने के बाद शो करता है वेइंग मशीन। तो रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन, तो रीडिंग शोन जो हो जाएगी NR/G हो जाएगी। यानी NR फोर्स हमने वेइंग मशीन पे लगाया, उस फोर्स को वेइंग मशीन ने G से डिवाइड किया और किलोग्राम के टर्म्स में शो कर दिया। बस यही है वेट बैलेंस का या वेइंग मशीन का काम। ठीक है, ठीक, जैसे वेट बैलेंस होता है वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस भी होता है, तो वो भी जल्दी से लिख लेंगे। वेट बैलेंस के बाद जल्दी से स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी लिख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, ये भी एक वजन नापने की मशीन होती है। इसको छत पे लटकाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को छत पे लटकाते हैं और फिर स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग से तुम लटक जाओगे। स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग से तुम लटक जाओगे, तुम्हारा मास m होगा तो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। तुम्हारा मास m तो तुम्हारे पे फोर्स लगा mg नीचे की तरफ, और तुमने अपने हाथ से स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे एक फोर्स लगाएगा। ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे हाथ पे स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। माना कि उसको टी बोलते हैं, चलो उसको टी बोला। स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे टी फोर्स लगाया तो तुम्हारा हाथ स्प्रिंग पे टी फोर्स नीचे लगाएगा। फिर से तुमने स्प्रिंग को पकड़ के रखा है, ठीक है, और वैसे लटके हुए हो, तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, टी नाम का। स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे ऊपर की तरफ टी फोर्स लगाएगा, ठीक है, और तुम स्प्रिंग पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे उतना ही टी। ठीक है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, तो स्प्रिंग पे कौन सा वाला फोर्स लगा है, ये वाला कि ये वाला फोर्स स्प्रिंग पे लगा है, तुम्हारे हाथ में लगाया। ये वाला फोर्स किस पे लगा है, तुम्हारे हाथ पे। किसने लगाया, स्प्रिंग ने, बिल्कुल। तो स्प्रिंग पे वापस से एक फोर्स लगा, उस फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस G से डिवाइड कर देगा और वो तुम्हारा वजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ करो और ये ध्यान से दिखाना कि ये तुम्हारे हाथ पे फोर्स लग रहा है, और इसको ध्यान से दिखाना कि ये वाला जो फोर्स है वो स्प्रिंग पे लग रहा है, स्प्रिंग पे। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद नीचे दो स्टेटमेंट्स लिख लो वापस से कि फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग बैलेंस कितना, टी न्यूटन, अच्छे से लिख लेंगे। और तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगी, T/G किलोग्राम। फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग बैलेंस टी न्यूटन, रीडिंग शोन बाय स्प्रिंग बैलेंस T/G किलोग्राम। ठीक है, तो ये बातें खत्म होती है वेट बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस की। ठीक, अब बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, FBD। हेडिंग डालो फ्री बॉडी डायग्राम।
FBD, उसके नीचे फिगर बनाओ। ये ज़मीन है, ज़मीन पे 3 बॉक्सेस रखे हैं, M1, M2 और M3। 3 बॉक्सेस रखे हैं, पहले का मास M1, दूसरे का मास M2, तीसरे का मास M3। बोला है कि हर बॉक्स का FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम होता है कि किसी भी सिस्टम में से किसी बॉडी का एक फ्री डायग्राम बना लिया, फ्री डायग्राम बना लिया अलग से, इसको निकाल के यहाँ पर डायग्राम बना लिया और उस पे लगने वाले, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को शो कर दिया। जैसे मान लो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम FBD बना है, तो M1 को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और उस पर लगने वाली फोर्सेस को भी यहाँ पर डिनोट कर देंगे, तो उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। जब मैंने FBD बनाया M1 का, तो मैं M1 पे लगने वाले फोर्सेस को शो करूँगा, सिर्फ M1 पे, M2 पे लगने वाले फोर्सेस को नहीं, सिर्फ M1 पे लगने वाले फोर्सेस को शो करूँगा। जब M2 का FBD बनाऊंगा तब M2 पे लगने वाले फोर्सेस को शो करूँगा, ठीक है। और जब मैंने M1 को ड्रॉ किया है, तब उसके ऊपर क्या M2 रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है, लेकिन ड्रॉ नहीं करूँगा। उसके ऊपर M2 रखा हुआ है, नीचे ग्राउंड भी है, M2 के ऊपर M3 भी रखा हुआ है, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। ड्रॉ सिर्फ और सिर्फ M1 को ही करूँगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे हम लोग, और वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सोच के बताओ क्या क्या फोर्सेज M1 पे लगेंगे। जल्दी से सोच के बताओ कि M1 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। M1 का मास M1 है, तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, M1G। वेट होता है, वेट एक फोर्स होता है, मास इंटू जी, ठीक है। उसी से इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M1 इंटू जी, ठीक है। बाकी ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये वाला सरफेस जो है M1 का, ये वाला जो सरफेस है ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा जो कि इसको पुश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ N, ठीक है। ये N फोर्स, ये वाला फोर्स ग्राउंड ने M1 के ऊपर लगाया है, ग्राउंड ने M1 के ऊपर ये फोर्स लगाया, तो ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? M1 के ऊपर, इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर वैसे ही ऊपर वाले सरफेस पे भी कॉन्टैक्ट में है, किसके साथ? M2 के साथ, तो M2 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ पुश करेगा N। ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2, ठीक है। N12, ठीक है। तो ये M1 का FBD बन गया, M1 का FBD बन गया M1G, N और N12, ठीक है। अब वैसे ही सोच के जल्दी से सोचो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। जल्दी से सोचो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। ध्यान दो, पहले तो M2G वेट, फिर नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है M1 के साथ, तो M1 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, M1 M2 पे फोर्स लगाएगा, कौन? M1। M2 पे कौन फोर्स लगाया? M1, ठीक है। N21 ये फोर्स किसने लगाया? M1 ने। किस पे लगाया? M2 पे, ठीक है। फिर से ये फोर्स किसने लगाया? M1 ने। किस पे लगाया? M2 पे। M1 नीचे रखा था, नीचे वाले कॉन्टैक्ट सरफेस से M2 पे लगाया। वैसे ही ऊपर वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे M3 था, तो M3 M2 पे लगाएगा नीचे की तरफ, तो N23 2 पे लगाया 3 ने। ये फोर्स किसने लगाया? 3 ने। किस पे लगाया? 2 पे। 3 ने लगाया 2 पे, ठीक है। तो ये M2 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब जल्दी से M3 का फ्री बॉडी डायग्राम सोचो, जल्दी से M3 का फ्री बॉडी डायग्राम सोचो, ठीक है। तो M3G और नीचे वाले सरफेस पे M3 M2 के साथ कांटेक्ट में है, तो M2 फोर्स लगाएगा किस पे? M3 पे। ये फोर्स किस पे लगा? 3 पे। कौन लगाया? 2। ये नॉर्मल फोर्स किस पे लगा? 3 पे। कौन लगाया? 2। बिल्कुल 2 इसके नीचे था, वो इस पे N32 नाम का फोर्स लगाएगा। और ऊपर वाले सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं। M3 सबसे ऊपर रखा था, M3 के ऊपर और कुछ नहीं रखा था, तो M3 के ऊपर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ऊपर वाले सरफेस पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, नीचे वाले सरफेस पे लगेगा, ऊपर वाले सरफेस पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये तीनों जो डायग्राम अभी ड्रॉ किया था, उसके नीचे ये तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और अच्छे से समझ के ड्रॉ करेंगे कि कैसे FBD बन रही है, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। जल्दी से ड्रॉ कर लो और उसके बाद मेरी बात पे ध्यान दो। यहाँ पर N12 और N21 ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर, वैसे ही N23 और N32 ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे? देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। क्या ये फोर्स और ये फोर्स डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रहे हैं? बिल्कुल। ये M1 पे लग रहा है, ये M2 पे लग रहा है, ये M2 ने लगाया और ये M1 ने लगाया। अगर इसको एक्शन फोर्स कहेंगे तो इसको रिएक्शन कहेंगे, अगर इसको एक्शन कहेंगे तो इसको रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये 1 ने 2 पे लगाया, ये 2 ने 1 पे लगाया और ये 1 ने 2 पे लगाया, ठीक है। एक दूसरे पे दोनों फोर्स लगाने, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। वैसे ही वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, N23 और N32 एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात मैंने बताई यहाँ पर, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पर हैं, और इसीलिए N12 और N21 बराबर होंगे, और वैसे ही N23 और N32 भी बराबर होंगे, ठीक है। इक्वल और अपोजिट, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। जैसे देखो N12 नीचे लग रहा है और N21 ऊपर लग रहा है,
वैसे ही N23 नीचे लग रहा है और N32 ऊपर लग रहा है, समझ गए, इक्वल एंड अपोजिट। वैसे ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी सेम होंगी, ठीक है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम खत्म होता है, इसी के साथ फ्री बॉडी डायग्राम खत्म होता है। अब एक लाइन खींचो, लाइन खींचो और एक क्वेश्चन लिखो, लाइन खींच के एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, जमीन, ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शनलेस। इंक्लाइंड प्लेन कभी असली ज़िंदगी में देखा? सिनेमा हॉल में देखा होगा। सिनेमा हॉल में ये देखो, ये स्क्रीन रहती है सिनेमा हॉल की और यहाँ पर सीटें रहती हैं जहाँ पर तुम बैठते हो, ये फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। वैसा ही इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है और फ्रिक्शनलेस, स्मूथ है, स्मूथ, स्मूथ या फ्रिक्शनलेस लिखा हो, इसका मतलब कि इसका मतलब कि फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है। इस फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे ये इंक्लाइंड प्लेन मूव नहीं करेगा, ग्राउंड पे मूव नहीं करेगा, यहीं पर फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक बॉक्स रख दिया है और इस बॉक्स का मास m है, ठीक है। इस फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक बॉक्स रख दिया जिसका मास m है। इस फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक बॉक्स रख दिया जिसका मास m है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा एक्शन में, और वही पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है, और इसको यहाँ पर रख दिया है तो एक्सेलरेट करेगा, फिसल के नीचे जाएगा, तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा है और नॉर्मल पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखो और उसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर सोच लो कि कैसे करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया था, अब सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन, ठीक है, ध्यान दो। एनएलएम के क्वेश्चंस में अक्सर यही पूछेगा कि बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है या बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और हमेशा हमको एक ही पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉलो करना है, वही एल्गोरिथम मैं इस क्वेश्चन में के जरिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और आगे चल के जो भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे खुद से, उसमें यही एल्गोरिथम फॉलो करोगे तुम लोग, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन पूछेगा तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको ये सोचना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले तुम यही सोचोगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो सोल्यूशन लिखो और उसमें पहला पॉइंट लिखो, यहाँ पर सोल्यूशन में पहला पॉइंट लिखो कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू, और उसके नीचे लिखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन में लिख दो 0, नॉन ज़ीरो, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन में लिख दो 0। समझ में आ रही बात? ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये डायरेक्शन पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन है और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है। जब इस बॉक्स को इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे तो ये प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेट करेगा, परपेंडिकुलर एक्सेलरेट नहीं करेगा, परपेंडिकुलर नहीं जाने वाला है, ये इसके पैरेलल ही नीचे आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन हमेशा नॉन जीरो होने वाला है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है, 5, 10, 15 इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन 0 होगा, परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, ठीक है। इंक्लिनेशन थीटा यहाँ पर ध्यान रहे, ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में थीटा यहाँ पर बना दो, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन नहीं होने वाला, 0 होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक। तो हमेशा, और ये चीज़ तो तुम खुद से भी सोच सकते थे, बहुत आराम से सोच सकते थे कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ही एक्सेलरेट करेगी, परपेंडिकुलर एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो इस चीज़ से हमने सोच लिया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक। तो जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सोच लिया तो दूसरा स्टेप हो जाता है तुम्हारा FBD बनाना, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक्सेलरेशन डायरेक्शन सोच लिया, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो ये जो 2 पॉइंट्स तुमने सोल्यूशन में लिखे हैं उसके नीचे FBD बना दो M का, ये देखो ये रहा M को मैंने अलग से बनाया, इंक्लाइंड प्लेन से निकाल के यहाँ पर मैंने M को रख दिया, अब उसका मैं FBD बनाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखो M ऐसे टेढ़ा रखा था, टेढ़ा, जब इसका FBD हम लोग बनाएंगे तो भी टेढ़ा ही बनाएंगे, ऐसे सीधा नहीं कर देंगे, M को सीधा नहीं कर देंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, ये गलत है, टेढ़ा ही रखेंगे, ठीक है। जिस ओरिएंटेशन में बॉक्स रखा है क्वेश्चन में उसी ओरिएंटेशन में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका FBD बनाने वाले हम लोग, शुरू हो जाओ।
इस पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में सोचते हैं। इसका मास m है तो इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा। बताओ इस तरफ, इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा? फर्स्ट डायरेक्शन में लगेगा कि सेकंड डायरेक्शन में? क्या सही है? mg इस तरफ लगेगा या mg इस तरफ लगेगा? वर्टिकल कि इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर? फर्स्ट कि सेकंड? जल्दी से सोचो कि किस डायरेक्शन में mg लगेगा। बिल्कुल सेकंड डायरेक्शन में लगेगा, फर्स्ट डायरेक्शन में। बेवकूफ़, धरती नीचे है तो mg हमेशा नीचे लगेगा। चाहे बॉडी कैसे भी रखी हो, चाहे टेढ़ी रखी हो, चाहे उल्टी रखी हो, हमेशा ही mg नीचे ही के डायरेक्शन में लगेगा, कभी भी इस तरफ या किसी और डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि धरती नीचे है तो mg भी तो नीचे ही लगेगा। ठीक है, ठीक। तो ये पहला फोर्स हमने दिखाया mg। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल फोर्स जल्दी से सोच के बताओ कहाँ लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल फोर्स के बारे में सोचो। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा। ये रहा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस बॉक्स को पुश करेगा, तो पुश करने के लिए इस तरफ लगना चाहिए। तो ये होगा एकदम क्लियर कि नॉर्मल फोर्स किस तरफ लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और पुश करेगा। ठीक, पुश करेगा नॉर्मल फोर्स। तो ये हमने नॉर्मल का डायरेक्शन बता दिया बस। तो ये दूसरा स्टेप हमारा पूरा हो गया कि FBD बनाना। FBD बनाने का दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि फोर्सेस को ब्रेक कर दो। ब्रेक फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस साइड बाय साइड बता रहा हूँ कि ये तरीका फॉलो करना है। और ये चीज़ तुम लोग अनकॉन्शियसली हमेशा ध्यान में रखोगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। ठीक है, अपने आप तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम यही तरीके ही अपनाओगे। ठीक, हाँ। तो अब क्या करना है कि इन फोर्सेस को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ब्रेक कर देना। ठीक है, ठीक। तो ये वाला डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो बनाएंगे। ठीक है, फोर्स ब्रेक करना तुम लोगों को आता है। मान लो ये फोर्स F है और इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है ये फोर्स, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट F cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin थीटा होगा। ये वेक्टर में हमने पढ़ा था कि F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये F cos थीटा और ये इसके इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर F sin थीटा होगा। इस डायरेक्शन में F cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर F sin थीटा होगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस ब्रेक करते हैं। अगर हम लोग शो कर रहे हैं तो या तो सिर्फ ये फोर्स शो करेंगे और नहीं तो इसको नहीं शो करेंगे और इन दोनों के इसके कंपोनेंट्स को शो करेंगे। या तो ये शो करेंगे और नहीं तो सिर्फ ये शो करेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं तो इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिलकर ही तो ये बना है। अगर इन तीनों को एक साथ शो करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन होने लगेगी कि ये 3 फोर्सेज है। 3 फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है। और ये 2 फोर्सेज हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही फोर्स है। ये उस एक फोर्सेज के 2 कॉम्पोनेंट हैं। ठीक है, ठीक। तो फोर्सेस ब्रेक करेंगे अब हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, माना कि एक्सेलरेशन A है, माना कि पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन A है। ठीक है, ठीक। तो अब फोर्सेस को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ब्रेक करना है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। जल्दी बताओ, इस नॉर्मल फोर्स का एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? जल्दी से सोच के बताओ। बिल्कुल 0 आएगा। 0 क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो n cos 90 क्या हो गया? 0। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो इस एक्सेलरेशन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। इस फोर्स का इस एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात हमने सीखी कि इस फोर्स का इस एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक। तो बस अब इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से सोच के बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? जल्दी से सोच के बताओ। बिल्कुल, ये थीटा और ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो चूँकि ये 90 डिग्री है तो ये थीटा हो गया। समझ गए तुरंत एकदम। फिर ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल, तो ये इस तरफ क्या कंपोनेंट आ गया? mg cos थीटा। mg का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो गया? mg cos थीटा, और इस तरफ क्या हो गया? mg sin थीटा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, mg sin थीटा। तो mg का कंपोनेंट मैंने ले लिया, mg cos थीटा और mg sin थीटा। कितने फोर्सेस लग रहे हैं m पे? 2, केवल 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो mg और एक नॉर्मल। लेकिन mg वाले का कंपोनेंट मैंने ले लिया है तो 3,
दिखने में 3 है लेकिन है 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो बस तीसरा स्टेप भी खत्म होता है कि मैंने फोर्सेस को ब्रेक कर दिया एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है। अब चौथा स्टेप होगा यूज़ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सेकंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू एम है, एफ नेट इज इक्वल टू एम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, भूल तो नहीं गए? सेकंड लॉ ऑफ मोशन था F नेट इज इक्वल टू एम में, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमको पता है, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो तुरंत एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने का यही तरीका है। लास्ट में फोर्थ स्टेप होगा यूज़ सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, जो FBD इससे पहले FBD बनाई थी उसके नीचे ये वाला डायग्राम बनाओ जहाँ पर तुमने फोर्सेस को ब्रेक कर दिया है। इनफैक्ट तुम ये भी दिखा सकते हो कि ये एंगल थीटा था, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से और उसके नीचे लिख लो डायग्राम के नीचे अब लिखो यूजिंग सेकंड लॉ। पहला पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हम लोग सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। इस पे फोर्स लग रहा था पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, क्या फोर्सेस लग रहे थे? mg sin थीटा और एक्सेलरेशन क्या था? a। पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन फोर्स क्या लग रहा था? mg sin थीटा और एक्सेलरेशन क्या था? a। तो लगा दो, लिखो इसके नीचे F नेट इज इक्वल टू m में, वही वाला फोर्स लिखेंगे जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और वही वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो नेट फोर्स क्या है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल? mg sin थीटा। लिख लो mg sin थीटा इज इक्वल टू m, मास m है और एक्सेलरेशन क्या है? a। माना था कि एक्सेलरेशन a होगा, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? g sin थीटा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा। थीटा क्वेश्चन में गिवन था और g पता होता है, g कांस्टेंट होता है अर्थ पे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g sin थीटा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखो इसके नीचे, इसको बॉक्स में डाल दो और दूसरा पॉइंट लिखो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। सेकंड लॉ यूज़ करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और फिर लिखो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, एक तो mg cos थीटा और एक नॉर्मल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहे थे, नॉर्मल फोर्स और mg cos थीटा। तो लिख लो F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स माना कि इस तरफ इस डायरेक्शन में ऊपर वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखता है तो क्या आएगा? n ऊपर की तरफ माइनस mg cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? इसके सबसे पहले मैंने 2 पॉइंट्स लिखा तो उसमें लिखा था कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो यहाँ पर F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू 0 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई mg cos थीटा, तो एक्सेलरेशन भी आ गया और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी आ गई। थीटा दिया हुआ है, g पता है और n भी दिया हुआ था, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के टर्म्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म होता इसी के साथ, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हमने सीखे। इन 4 स्टेप्स के जरिए पूरे एनएलएम में तुमको फ़ायदा मिलेगा। इन 4 स्टेप्स के जरिए हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए बस इतना ही।